Hello, dear students. Today's lecture is going to be extremely special. It is one of those topics where students, despite 10 readings and going through the textbooks, lectures 10 times, they still find it difficult to absorb the things completely and apply. That is electrostatics of conductors. But इसके पहले कि मैं कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, एक रिक्वेस्ट है पहले, वो ये है कि आप इस लेक्चर को, इस वीडियो लेक्चर को लेकर यदि बैठते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि डू यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो यदि ये लेक्चर मान लीजिए कि 50 मिनट्स का है तो आप कम से कम, जब आपके पास 90 मिनट्स का टाइम हो, ऑलमोस्ट डबल द टाइम ऑफ द लेक्चर, तब आपको बैठना चाहिए, सो दैट कि आप जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप नोट्स बना सकें, सोच सकें, और इस तरीके से जब आप पूरा लेक्चर कवर करेंगे तब जाकर ये आपको सही मायने में बेनिफिट देगा। यदि हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहेंगे, इट इज गोइंग टू यील्ड नो रिजल्ट एट ऑल। सो दैट इज वन सिंसियर रिक्वेस्ट। सेकेंडली, मुझे ऐसा आज फील हो रहा है कि जब भी हम किसी बहुत ही अच्छे काम को करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, जैसे कि एक मेरे लिए एक लेक्चर लेना है ना, इट्स लाइक वर्शिप या आप पूजा कह सकते हैं। आपके लिए किसी लेक्चर को सुनना, ध्यान से सुनना, समझना, आपके लिए लर्निंग है, इट्स ए वेरी क्रूशियल थिंग। तो क्यों नहीं हर ऐसे अच्छे काम के पहले हम 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए आंख मूंद के ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू, ओके, वी अचीव बेस्ट इन दैट। सो आई एम डूइंग टू डू द सेम थिंग। आई एक्सपेक्ट यू ऑल्सो इफ यू कैन। So, as I said, the concept of electrostatics of conductors, ये है तो एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक हम सोचें कि इसको हम समझ जाएं और 1 घंटे में समझ जाएं, फिर उसको अप्लाई भी कर लें, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो शायद आगे परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसमें जितने भी आपकी जो की लर्निंग्स होंगी, मैं सजेस्ट करूँगा कि उन की लर्निंग्स को आप एक जगह नोट करके, और जब भी इस टॉपिक के ऊपर आप प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहे हैं तो उन की लर्निंग्स को कहीं पे आप अपने सामने, है ना, जैसे आपका स्टडी टेबल है तो सामने दीवार पर आपने उसको पेस्ट कर दिया, या एक नोटबुक पे ही रखकर आपने उसको सामने रख लिया, एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। रूल्स या यहाँ पे जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। देर आर 2-3 थिंग्स, बट उन्हीं 2-3 चीज़ों को हम भूल जाते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन। जस्ट इमेजिन that in this world you have nothing but a spherical solid conductor and then the rest of the empty space. So what did I say? A spherical solid conductor. You can treat it to be a metallic conductor. So let's say this is that metallic conductor and it is charged. That means it has net charge. तो वो जो नेट चार्ज है, हम मान लेते हैं कि वो नेट चार्ज कैपिटल Q है इसके ऊपर। So total charge on the body टोटल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज से कैपिटल Q। एंड एज आई सेड ना कि ये कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी के अलावा और कुछ नहीं है। सो इट इज काइंड ऑफ इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे कि ये कंडक्टिंग बॉडी है एंड रेस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी स्पेस। हमें ये सोचना है कि ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा या होना चाहिए। लेट अस अप्लाई सिंपल लॉजिक फर्स्ट कि स्फेरिकल बॉडी है एंड देन द रेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस एवरीवेयर। तो एक चीज तो समझ में आती है, सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सिमेट्री कि स्फेरिकल बॉडी है तो देयर शुड बी स्फेरिकल सिमेट्री एज फार एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। तो स्फेरिकल सिमेट्री का क्या मतलब बनता है? तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब यह बनता है कि हम चार्ज डेंसिटी को कह सकते हैं कि इट इज फंक्शन ऑफ रेडियस। सो लेट अस से कि ये द सेंटर है और ये रेडियस r है,
तो वैसे केस में वी कैन थिंक ऑफ सम स्फेरिकल शेल, और उस स्फेरिकल शेल के लिए हम कह दें कि भाई जो भी चार्ज डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. चार्ज डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ रेडियस आर. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. ये फंक्शन कैसा है वो एक अलग बात है, बट ये फंक्शन आर्क है, स्फेरिकल सिमेट्री. दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, सिमेट्री को लेकर कह रहे हैं ना. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज इस बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो चार्ज इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉसिबिलिटी नंबर 2, चार्ज इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, यानी कि अंदर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो सरफेस पे है. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस. हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ ऐसी रिजल्ट्स होंगी ना जो आपको पहले से आता होगा, आप जानते होंगे, उसको फिलहाल हमें नहीं सोचना है ना. हम एक नेचुरल सिमेट्रिकल मेथड से सोचते चल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, बस एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है. अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं. अब दूसरा यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो क्या ये नॉन कंडक्टिंग होता तो भी हम यही सारा अप्रोच रखते. भाई नॉन कंडक्टिंग बॉडी होता तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता वो दिया गया होता, वो फिक्स होता. कंडक्टिंग बॉडी के साथ थोड़ा सा मामला डिफरेंट है ना. कंडक्टिंग बॉडी के साथ ये है कि चार्जेस वहां पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकती हैं, है ना. देयर आर फ्री चार्ज कैरियर्स, तो चार्जेस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकती हैं. तो जब उनके पास ये फ्रीडम है कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का, तब ये सवाल उठता है कि वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगी और उसके पीछे क्या हमारा लॉजिक होगा. तो वहां पर सिमेट्री को सोचते हुए हमने कहा कि दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी वी कैन से कि इंटायर चार्ज इज एट इट्स सेंटर. टोटल चार्ज is at its center, है ना. पॉइंट चार्ज ग्रुप में, मतलब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, सोचें कि वो एक ही जगह पे है, एक ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज जैसा है, सेंटर पे लोकेटेड है, राइट. तो स्फेरिकल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये 3 पॉसिबिलिटीज आई हैं, लेकिन इन तीनों में से क्या लेना चाहिए. और ध्यान रखें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं कि जो भी वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो अपनी जगह फाइनल है. ठीक है, तो अब हमें किसी दूसरे थॉट पे या आइडिया पे या लॉजिक पे जाना होगा. दूसरा क्या हो सकता है, तो देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, जो कि हम बार बार यूज करते हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपको ये मालूम है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जहां पर कि सर्टेन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, देयर विल बी सम एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यदि 2 पॉइंट चार्जेस होती हैं, Q1 Q2 r डिस्टेंस पे होती हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r. और यदि n चार्जेस होती हैं तो आपको याद होगा जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ था वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट. तो नेचर क्या चाहता है, तो नेचर ये चाहता है कि यदि फ्रीडम हो चार्जेस के ऊपर छोड़ा जाए, ठीक है, कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से रख सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं, तो जो भी मिनिमम पॉसिबल एनर्जी वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, चार्जेस विल प्रेफर टू एक्वायर दैट कॉन्फ़िगरेशन. तो वो जो मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, अब हमें उस पर फोकस करना है. ठीक है ना. तो देखिए हमारे पास जैसा यहां पर क्या था कि ये कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है एंड रेस्ट ऑफ द स्पेस. अब जरा सोचें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां होता है. एनर्जी तो है, एंड वी नो कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. चार्जेस की वजह से है, बट ये है कहां पर, वेयर इज दिस एनर्जी स्टोर्ड. इट इज स्टोर्ड इन द स्पेस, इट इज स्टोर्ड इन द स्पेस, चाहे वो इस बॉडी का स्पेस हो या बाहर का स्पेस हो. और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी है उससे रिलेटेड एक टर्म आएगा एनर्जी डेंसिटी. और वो जो एनर्जी डेंसिटी है उसको यदि मैं यूई से डिनोट करूं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम.
तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक half epsilon naught E square when it comes to free space. This U is what? It is energy density. So one thing you can see that this energy density is proportional to a square of the magnitude of the electric field. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर है ना। तो अब इस पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। अब ये पॉजिटिव एनर्जी को दो पार्ट में हम ब्रेक कर दें। एक पार्ट वो जो कि स्फेरिकल बॉडी के वॉल्यूम में है, ठीक है, और दूसरा जो कि रेस्ट ऑफ द स्पेस में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो जरा हम वन बाय वन चलते हैं। पहले हम जो बाहर का जो स्पेस है उसके बारे में सोचें कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में क्या हम ऐसा कोई बदलाव ला सकते हैं जिससे कि बाहर की एनर्जी को भी हम कम कर सकते हैं। थोड़ा सोचेंगे तो आंसर आएगा नो, है ना, वी कैन नॉट डू दिस। जरा सोचिए, पहले आपने किया हुआ ये चीज कि यदि स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वैसे केस में बाहर के किसी पॉइंट के लिए वो स्फेरिकल सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। यदि पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो भी बाहर के किसी पॉइंट के लिए इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। यदि हम ये वाला स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, चार्ज डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ रेडियस, तो वैसे केस में हर स्फेरिकल शेल का जो बिहेवियर होगा किसी बाहर के पॉइंट के लिए वो एक पॉइंट चार्ज जैसा होगा। दैट मीन्स कि इन तीनों ही केसेस में बाहर के पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि यदि हम इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू डिपेंड कंप्लीटली ऑन दिस आर, एंड यू नो दैट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ऑप्शन 1 पे जा रहे हैं, ऑप्शन 2 पे जा रहे हैं, ऑप्शन 3 पे जा रहे हैं, यानी कि बाहर की एनर्जी जो होगी वो तो फाइनल हो गई है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल हो गया है, वहां की एनर्जी डेंसिटी फाइनल हो गई है, तो एनर्जी भी एक तरीके से फाइनल हो गया है। बचा क्या? बचा बॉडी का अपना वॉल्यूम, है ना, ये वाला पार्ट है ना, बॉडी का अपना वॉल्यूम। और बॉडी के अपने वॉल्यूम में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है चार्ज ये एनर्जी डेंसिटी, तो क्या किया जा सकता है? तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? जरा न्यूमेरिकली सोचे तो लगता है कि यार यदि ये ई जीरो हो जाए तो बहुत अच्छा है, नेचर का यही विषय, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाए। तो क्या यह संभव है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, यस संभव है। यदि ये चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो यह संभव है। तो कहानी आपको अब समझ में आ रही होगी। सो फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस एंटायर चार्ज Q is going to be distributed on the surface, uniform distribution on the surface. तो जब ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस होगा तो उस केस में अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वैसे केस में अंदर एनर्जी भी जीरो होगी, एंड दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. So this is one way of looking at how the charge is going to be distributed on a conducting body. Conducting body has its freedom to distribute charge as per its own wish. Its own wish means nature's wish, because the freedom is there. So charge is going to be completely on the surface. इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कहीं पे भी हम देखेंगे, कोई छोटा सा वॉल्यूम भी लेंगे इस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी में, अंदर कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे और उस छोटे से पार्ट पे या थोड़ा बड़ा पार्ट लेंगे, कि जैसा भी मर्जी हुआ पार्ट ले लीजिए, उसके ऊपर नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब हम ये कहते हैं ना कि सारा चार्ज सरफेस पे होगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे सरफेस पे आ गए, ये नहीं मतलब है। एक्सेस चार्ज की बात हो रही है। मतलब कि यदि आप अंदर कहीं पे कोई भी वॉल्यूम लेंगे तो इस छोटे से वॉल्यूम में यदि हम देखें कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है तो वो जीरो होगा। लेकिन सरफेस पे आकर हम यदि वही मेजर करेंगे कि नेट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सम है वो कितना है, तो वहां पर वो आपको इस सिचुएशन में नॉन जीरो मिलेगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप यू गॉट इट। द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखिए जरा,
जब गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वहां पर आएगा कि इसी स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसी स्फेरिकल बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं है। अब यहां पर कौन सा फोर्स लगने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यानी कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये तो तय हो गया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब पिछले लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गॉसेस थ्योरम। तो जब हर जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वैसे केस में यदि हम एक गॉसियन सरफेस चूज करें जस्ट इनसाइड द बॉडी, है ना, ये जो मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द आउटर सरफेस, राइट। और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो फॉर दिस गॉसियन सरफेस, फॉर दिस Gaussian surface, closed surface it is, you can see E dot ds is going to be zero because E is zero everywhere, right? And why it is zero E? So by the simple logic that we are talking of electrostatics, we have free electrons everywhere in the body, free electrons are there, है ना। तो वो जो है वो रेस्ट पे कैसे रहेंगी, वो तभी रह सकती हैं जबकि फोर्स जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब चूंकि फ्लक्स जीरो है, ये फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, Q नेट इज जीरो, यानी कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है। अब जब इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है तो कहां होगा नेट चार्ज, तो नेट चार्ज आउटर सरफेस पे होगा, बॉडी के बाहरी सरफेस पे होगा, ठीक है। और वो सिर्फ इस स्फेरिकल बॉडी के लिए नहीं, बल्कि किसी भी शेप के बॉडी के लिए हम लोग कह सकते हैं, वी कैन टेक एनी काइंड ऑफ शेप एंड वी कैन से कि रैंडम सा कोई भी शेप ले लें, ठीक है, और इसके ऊपर ये सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, पहले तो ये ध्यान रखें। आई कैन जस्ट कलर इट टू मेक इट लुक लाइक सॉलिड। So you have this solid conducting body, और इस सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर यदि मान लीजिए कि हमने Q चार्ज दे दिया, तो गॉसेस थ्योरम के हिसाब से वो सारा का सारा चार्ज कहां होगा। अब मैं यहां पे प्लस प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नेट चार्ज है वो हर जगह यहां पे प्लस ही होगा, राइट। कहीं पे प्लस हो सकता है, कहीं पे माइनस हो सकता है, और कहीं पे हो सकता है जीरो भी हो। लेकिन मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो भी नेट चार्ज है वो सरफेस पे है, और ये प्लस 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 दिखलाना ये एक तरीके से तरीका है दिखलाने का कि चार्ज जो है वो सरफेस पे है, ठीक है। और यहां पे हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, क्या है ना। वो वाली जो बात हमने की थी वो हमने कब की थी, तो वो हमने की थी इस बॉडी के केस में, कि यदि हमारा स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, तो वैसे केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन की, उस डिस्कशन से निष्कर्ष निकाला कि सरफेस पे चार्ज होना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। वहां पे हम लोगों ने एनर्जी के टर्म्स में भी बात की, और हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम के टर्म्स में भी बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी रैंडम शेप के कंडक्टिंग बॉडी के लिए, और सेम लॉजिक यहां पे भी हम लोग लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे गॉसेस थ्योरम का, कि भाई यदि हमने यहां पर जस्ट इनसाइड द आउटर सरफेस, जस्ट इनसाइड द आउटर सरफेस यदि हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, तो चूंकि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो है, तो वो आप गॉसेस थ्योरम के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीज के थ्रू या एनर्जी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ऑब्वियसली इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब इसके अंदर नेट चार्ज नहीं हो सकता, जो भी नेट चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा।
That's a very simple logic. And this is extremely important result, that excess charge on any such isolated excess charge का मतलब यहां पर नेट चार्ज से है, ठीक है। यदि न्यूट्रल बॉडी होती है तो नेट चार्ज जीरो होता है ना, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। लेकिन जब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का, तो वैसे केस में जो अलजेब्रिक सम होगा इट इज नॉन जीरो, और उसी को हम लोग एक्सेस चार्ज कहते हैं। तो एक्सेस चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड charged conducting body remains on its outer surface, ठीक है। और ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या होगा, मोटिव क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा केसेस में चेंज लाते हुए हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो भी चार्ज होता है वो बाहर होता है। फिर से मैं याद दिला दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्जेस नहीं है, अंदर कहीं पे भी नेट चार्ज नहीं है। मतलब यदि मैं कोई भी यहां पर मान लीजिए कि कोई छोटा सा वॉल्यूम देखूं, तो इस छोटे से वॉल्यूम में नेट चार्ज जीरो होगा। चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बट इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और दैट इज वाई वहां पर नेट चार्ज जीरो है। चाहे मैं एक छोटा सा वॉल्यूम लूं या बड़ा सा वॉल्यूम लूं, बॉडी के अंदर यदि लेता हूं, राइट। सो I hope you have understood and you have noted down. In case you have any queries, even at this stage, I will suggest that you make a note of it. Okay? And you can always ask me your queries, doubts, etc. Okay, in the comment box. And this is my endeavor to connect with you on Zoom and take care of all those queries. Okay, as early as possible. So please do that. अब यहां पर धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्टिंग केसेस पे आएंगे। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब इसमें जो पहला मैं सिचुएशन ले रहा हूं वो देखिए क्या है। ये तो हो गया कि भाई चार्ज आउटर सरफेस पे है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन दैट वी नीड टू एक्सप्लोर कि इफ आई क्रिएट कैविटी इनसाइड, मतलब इस यहां पर मैं छोटा सा पार्ट काट के बाहर निकाल लूं, ठीक है। सो विल इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस? If some part of the body is removed so as to create a cavity in the body, will it have any impact on charge distribution on surface? तो यहां पे मान लीजिए कि हम एक कोई पार्ट कट करके निकाल देते हैं। लेट्स से कि कुछ पार्ट हमने यहां से निकाल दिया, से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट हमने निकाल लिया, तो ये बन गया आपका कैविटी। कोई भी शेप में सोच सकते हैं, यहां पे कोई मान कुछ भी नहीं है, मतलब वो कैविटी है कंप्लीटली।
तो इस कैविटी को यहां से हटा, मतलब कैविटी के बनाने के बाद यहां से मास निकालने के बाद क्या बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं, सोचिए एक मिनट लिए। जब ये कैविटी नहीं था तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ठीक है ना। यानी कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक खास तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा था। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि बाहर के स्पेस में और कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यदि हम बाहर के स्पेस में चार्ज मान भी लेंगे तो हम ये कहेंगे कि उस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है ना। अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये तो तय है। तो जो भी वो चार्जेस थी और जो भी ये चार्ज सरफेस के ऊपर है, ये सब कुछ इस तरीके से है कि यदि उनमें हम बाहर कोई चेंज नहीं ला रहे हैं और यहां पे हम कैविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इस कैविटी के क्रिएट करने से सिर्फ ये मतलब चेंज के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस कैविटी के क्रिएट करने से क्या यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज नो। व्हाई इट इज सो? See, in case of electrostatics, everything is dealt by the charge and charge distribution. अब जरा सोचिए कि ये जो पार्ट हमने निकाला, दिस पार्ट वॉज इलेक्ट्रिकली डेड, मतलब वहां पे कोई नेट चार्ज था ही नहीं। मतलब वहां से हम कोई चीज बाहर निकालें या कोई चीज रखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एनीवेयर। मतलब नहीं उसके निकालने से कहीं पे फील्ड कम हो रहा है, नहीं उसके निकालने से कहीं पे फोर्स में फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक तरीके से रहा ही नहीं, क्योंकि उस पर हर छोटे से पार्ट पे भी चार्ज जीरो था और पूरे कैविटी में भी चार्ज जीरो था। तो इन अ वे मैं ये कह सकता हूं कि दैट पार्ट वॉज इलेक्ट्रिकली डेड एंड दैट इज वाई देयर विल बी नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट। सो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है नो इंपैक्ट, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमने क्या सोचा था? बाहर कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, ये सोचा था, राइट। सरफेस पे चार्ज था। अब जो ये सरफेस पे चार्ज है ना, बॉडी के सरफेस पे, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, हम बोल देते हैं क्यूएस। सो व्हाट इज क्यूएस? चार्ज ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, है ना, ऑफ द गिवन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बिकॉज दैट पार्ट इज रिमूव्ड, इज इलेक्ट्रिकली डेड, उसके ऊपर कुछ था ही नहीं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं हमने कोई चार्ज निकाला, नहीं कोई चार्ज डाला, तो क्यों कहीं फर्क पड़ेगा? सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब आते हैं हम केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? अब हम पहले जो बाहर का स्पेस है ना, उसमें कुछ चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे और कहेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, what difference it is going to create on the charge distribution of the body. Okay, so we will create or we will say introduce some charge in the outer space, and that charge is say Q naught, O for the outside. Now this is question number 2. So if some charge is introduced in the surrounding, what will have its impact on the charge distribution on the surface? Number 1, electric field inside. Number 2, okay, if a charge Q naught is introduced in outer space, मतलब outside the body, how will it impact charge distribution on surface? ठीक है, that is the question, question number 2. तो देखिए, जैसा हमने बताया कि कंडक्टर बॉडी है और कंडक्टर बॉडी के पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज तो तय हो गया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है बॉडी के अंदर, क्योंकि चार्जेस को एक्सेलरेट नहीं करना है, मूव नहीं करना है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये तो मान चुके हैं हम लोग। ये भी समझ चुके हैं कि जो भी चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे होगा। तो आउटर सरफेस पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, नेचर है, जो भी चार्ज है, चार्ज कंजर्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि वो भी चेंज नहीं करेगा, यानी कि सरफेस पे यदि क्यूएस चार्ज है तो अभी फिलहाल वो क्यूएस ही रहेगा। तो बाहर की दुनिया में ये जो क्यू नॉट चार्ज आ गया, इस क्यू नॉट चार्ज से क्या फर्क पड़ सकता है? तो ये जो फ्रीडम चार्जेस को दी गई है, तो वो फ्रीडम सरफेस के ऊपर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की तो है ही ना, वो फ्रीडम तो गई नहीं है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप को किस तरीके से करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे कि जहां पे उनकी मर्जी चलती है, यानी कि बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करें। अब नेचुरल है कि जो पहले से कॉन्फ़िगरेशन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यदि वो वाला कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रह जाए, मतलब इसकी वजह से ये जो सरफेस पे चार्ज है इसकी वजह से मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो चेंज नहीं करे, और ये हम कहीं पे क्यू नॉट चार्ज मान लीजिए कि कहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोज यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट का जो फील्ड होगा वो तो रहेगा ना, क्योंकि हर पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ऑल चार्जेस विच आर देयर, चाहे वो बॉडी का चार्ज हो, बाहर का चार्ज हो, कहीं का भी चार्ज हो। तो यदि बॉडी के सरफेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और सरफेस चार्ज एज इट इज उसी पैटर्न में रह जाता है, तो इस क्यू नॉट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए, यानी कि ये चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी कि आउटसाइड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसको वो काउंटर कर सकें। ओके, सो आंसर इज चार्ज ऑन surface will redistribute itself in such a way that total electric field at any point in the body is zero। और इस केस में बॉडी के अंदर भी जीरो होगा और इनफैक्ट कैविटी के अंदर भी जीरो होगा। मतलब आप सोचिए कि ये कैविटी नहीं होती, बॉडी होता तो भी वहां पे जीरो था, और यदि हम वहां से वो पार्ट हटा देते हैं तो जैसा मैंने डिस्कस किया कि इट वाज इलेक्ट्रिकली डेड, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे भी जीरो है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब हमने बाहर चार्ज लाया तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यूएस का बॉडी के सरफेस, एस फॉर सरफेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगा सो दैट कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो दे सके। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था कि कंडक्टिंग बॉडी थी, कोई कैविटी नहीं था, चार्ज था, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। फिर दूसरा केस क्या हुआ, हमने कैविटी यहां पे क्रिएट की, राइट, और अब पूछा कि कैविटी के क्रिएट करने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर आया नहीं फर्क पड़ेगा। तीसरा हमने क्या किया, तो तीसरा क्या कि आउटसाइड हमने एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया, एक पहले से बाहर कोई चार्ज नहीं था, अब हमने एक चार्ज डाल दिया, और क्वेश्चन ये है कि अब क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस पे, तो आंसर है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को चेंज करेगा इस तरीके से कि बाहर वाले चार्जेस का, चाहे वो यहां होता या कहीं और होता, पॉइंट चार्ज होता या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता, बाहर वाली चार्जेस की वजह से, यानी कि इस क्यू नॉट को हम मान लें कि इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल चार्जेस आउटसाइड, तो बाहर वाली चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करने के लिए ये चार्ज जिसको फ्रीडम है अपने आप को सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करके फिर से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है ना? सो मेक योर पॉइंट्स, मेक योर नोट, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो मूव करता रहूंगा, आप यहां पे जब भी जरूरत महसूस करें तो पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, अपने पॉइंट्स बनाएं, अपने क्वेश्चंस, डाउट्स लिखें और सोचें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है ना? सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट चेंज क्या होने वाला है भाई? पहले सिर्फ बॉडी थी विदाउट कैविटी,
चार्ज सरफेस पे था, उसके बाद हमने कैविटी क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम बाहर की दुनिया में चार्जेस ले आए, उसका क्या असर हुआ वो आपने देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लेट्स हैव सम पेशेंस। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम यहां पर मान लीजिए कि क्वेश्चन 3 कर देते हैं। वो ये है कि अब हम कैविटी में एक चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे और सोचेंगे कि अब क्या होने वाला है। बाहर की चार्जेस एज इट इज रखेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब क्यू नॉट जो बाहर का चार्ज है वो चाहे पॉइंट चार्ज है या जो भी है, जिस रूप में भी है उसको हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। सरफेस के चार्ज को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अपने आप को देखेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है या जो चार्ज का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड साइन जो भी है, सब मिलाकर जो क्यूएस है वो क्यूएस तो कंजर्व तो रहना ही है चार्ज कंजर्वेशन से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा चार्ज लेकर आ रहे हैं, है ना। कहां पे लेकर आ रहे हैं, तो कैविटी के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है, और ये मजेदार बात है यहां पर, और यहीं पे धीरे धीरे बच्चों को परेशानी जो है ना वो बढ़ने लगती है। तो अब हम कैविटी के अंदर एक कहीं पे किसी पॉइंट पे हमने स्मॉल क्यू चार्ज लगा दिया। सो क्वेश्चन क्या हो गया, तो क्वेश्चन हो गया कि नाउ कीपिंग एवरीथिंग या कीपिंग आउटसाइड चार्जेस सेम as in previous case, we can say keeping outside चार्जेस, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो बाहर का जो क्यू नॉट चार्ज था वो चाहे जैसे भी था, तो आउटसाइड चार्जेस मैं लिख देता हूं यहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन वाले वर्ड को हटा देता हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। कीपिंग आउटसाइड चार्जेस इंटैक्ट, जैसे थी वैसे हैं, ओके। अ पॉइंट चार्ज Q is introduced in the cavity, okay. So now what will be its impact? Impact किस चीज पे, इम्पैक्ट इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज पे। सो हाउ विल इट इम्पैक्ट, नंबर वन, चार्ज distribution on outer surface, and number two, electric field values, okay. जहां जहां की बात करें, चाहे हम कैविटी के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बाहर के पॉइंट के इलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, या बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इन दो चीजों पे इस पॉइंट चार्ज के डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो इमीडिएट एक चीज स्ट्राइक करती है, जो आप लोग भी बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, वो ये कि यदि मैं यहां पर इस कैविटी के जस्ट बाहर, बॉडी के अंदर, कैविटी के सरफेस के बाहर लेकिन बॉडी के अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, ठीक है। और ये तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहां पर यानी कि बॉडी के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो रहेगा। तो चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस पे भी फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। और ये जो पहले मैंने लिया था इस पे भी फ्लक्स जीरो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसको मैं फाई सी कर देता हूं, सी जस्ट फॉर कैविटी, ठीक है। तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अंदर नेट चार्ज जीरो होना है। अब भाई हमने यहां पर एक क्यू चार्ज तो लाया, इंट्रोड्यूस किया हुआ है,
तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए कुछ करना होगा, मतलब कि चार्ज को, अपने आप को, जो भी बॉडी की चार्जेस थी वो अपने आप को फिर से थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फेज है, यानी कि जैसे ही आपने मान लिया कि कहीं से एक पॉइंट चार्ज कैविटी में डाल दिया, अब पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन था, अब आप उसमें एक तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो देयर विल बी अ ट्रांजिएंट फेज जिसमें कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कह सकते हैं कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर से फ्रॉम वन स्टेबल और वन स्टेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल गो टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें क्या होगा कि कैविटी के इनर सरफेस पे, मतलब सरफेस तो इनर ही है और तो कुछ हो नहीं सकता है, तो यहां पर ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा, अज्यूमिंग दैट कि ये जो चार्ज मैंने कैविटी के अंदर रखा है, ये जो चार्ज है यदि ये पॉजिटिव है तो ये जो चार्ज होगा ये यहां पर माइनस क्यू होगा, यानी कि कैविटी सरफेस पे, यानी कि कैविटी के अंदर बैठ के यदि आप कैविटी के सरफेस पे देखेंगे तो वहां पर आपको ये माइनस स्मॉल क्यू चार्ज दिखेगा, ताकि टोटल चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस, ये जो हमने लिया था, जीरो हो जाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है? चार्ज कंजर्वेशन तो कहता है कि भाई टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहना है, तो टोटल चार्ज हमारा ये जो क्यूएस था, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर, बॉडी की बात हो रही है, कैविटी की बात नहीं हो रही है, तो बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज था वो तो वही रहना है। तो यदि यहां पर माइनस क्यू आया है तो कहीं पे प्लस क्यू भी आएगा, और ये तय है कि बॉडी के अंदर तो नेट चार्ज होना नहीं है, तो वो प्लस क्यू कहां आएगा? तो वो आउटर सरफेस पे आएगा। तो अब जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वो हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? आंसर टू दिस पार्ट आई कैन से देयर विल बी इनर, आई मीन चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, दैट इज वन थिंग, और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज जो हो जाएगा वो जाएगा कैप, जो पहले से था कैपिटल क्यू एस प्लस क्यू। सो दो चीज हो गई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस की बात करें तो यहां पर हो गया आपको क्यू एस प्लस क्यू, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर कैविटी के सरफेस पे माइनस क्यू आया। अक्सर यह भी मन में प्रश्न आएगा कि ये जो स्मॉल क्यू एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अब पहले चार्ज था क्यू एस और अब बन गया क्यू एस प्लस क्यू, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में क्या फर्क आएगा? तो पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गई वैल्यूज और एक हो गई पैटर्न, है ना। तो पैटर्न में कोई फर्क नहीं आएगा, ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप लिखते हैं a इक्वल्स बी, राइट, या a इक्वल्स के बी, अब मैं दोनों तरफ यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एज फार एज द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन इज कंसर्न। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज गोइंग टू चेंज, the pattern is not going to change, the way the charge will be distributed। मतलब कि यदि हम यहां पर कोई एक पार्ट लेते हैं छोटा सा, मान लीजिए, और यहां पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि जब ये कैविटी वाला चार्ज नहीं था, उस समय की बात करते हैं, ठीक है। तो जब ये चार्ज कैविटी वाला नहीं था और उस समय ये मान लीजिए कि पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, सरफेस की बात मैं कर रहा हूं, सरफेस पे ये दोनों जगह है 1 और 2। 1 पे मान लेते हैं कि नेट चार्ज उस समय कुछ Q1 था और 2 पे नेट चार्ज मान लीजिए Q2 था, तो वो जो रेशियो होगा ना Q1 Q2 का, वो चेंज नहीं करेगा। मतलब कि अब यदि यहां पर Q1 डैश हो गया और वहां पर यदि Q2 डैश हो गया तो दिस रेशियो विल नॉट चेंज। आप सोचिएगा इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होगा। अब रहा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा, ठीक है। वो तो अब चार्ज हमने यहां पे डाला है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैविटी सरफेस पे जो भी चार्जेस हैं उनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जीरो होगा या यही होगा या वही होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो अंदर के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर बॉडी के किसी पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और जैसे ये यहां के बारे में नहीं कह सकते थे, वैसे हम यहां के बारे में भी नहीं, बाहर के किसी पॉइंट के बारे में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इतने इंफॉर्मेशन से नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा चलो वो नहीं कह सकते, लेकिन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। सो मोर और लेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात है वो हम लोग समझ चुके हैं कि कैविटी में चार्ज डालने से क्या होने वाला है। बाहर की चार्ज जो हमने एज्यूम की थी वो एज इट इज है। कैविटी में हमने स्मॉल क्यू डाला, यहां पर कैविटी के सरफेस पे माइनस क्यू आ गया और बाहर सरफेस पे प्लस क्यू आ गया इन एडिशन टू जो पहले से कैपिटल क्यू एस था। ठीक है, और टोटल चार्ज बन गया ये। तो आई होप दिस मच यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन इन द सेम सिचुएशन वही रहेगी। देखते हैं क्या हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अब ये जो पार्ट है बेसिकली ये कंक्लूडिंग पार्ट है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूडिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए which you can directly use in the problems when you are solving। ठीक है, सो अब जो सिचुएशन है उसमें क्या है, अब हम कह सकते हैं कि now situation is described as क्या है, सरफेस है ना, बाहर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी हैज टोटल चार्ज QS प्लस Q। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं लेट अस से QS डैश, है ना, मान लेते हैं, एक सिंबल दे देते हैं। दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड चार्ज, इसको हमने Q नॉट बोला था, वो Q नॉट ही बोल रहे हैं। तीसरा है हमारा चार्ज इन कैविटी, तो वो स्मॉल q था, स्मॉल q है। और चौथा है चार्ज ऑन कैविटी सरफेस, और ये चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है ना, तो चार्जेस कहां पर है, कितनी है, ये पता चल गया है। और एक चीज हमें अच्छे से मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए ये जो कैविटी के अंदर जो हमने स्मॉल क्यू चार्ज डाला था और कैविटी के सरफेस पे जो माइनस क्यू था, ठीक है, ये दोनों मिलके बाहर के किसी पॉइंट पे, बॉडी के अंदर के किसी पॉइंट पे टुगेदर दे विल गिव यू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहां पर यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मैं उसको ऐसे लिखता हूं कि ई बी, तो ईबी को लिख सकता हूं, देखिए ये चार्ज जो चार्जेस थी इन सब की वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज EB1 प्लस EB2 प्लस EB3 प्लस EB4। ठीक है, लिख सकते हैं, टोटल फील्ड तो यही होना है और ये भी हमें मालूम है कि टोटल फील्ड 0 है। लेकिन यहां पर जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि सरफेस चार्ज एंड आउटसाइड वर्ल्ड चार्ज, यानी कि 1 और 2 ये दोनों टुगेदर आपको 0 इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। मतलब ये कि सरफेस पे जो चार्ज है वो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि बाहर का जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नलीफाई कर सके, और ये दोनों चार्जेस यानी कि ये जो माइनस क्यू कैविटी के सरफेस पे आएगा ये इस तरीके से आएगा कि ये दोनों मिलकर कैविटी के बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड 0 दे सके। तो ये बन गया आपको 0। और इसको आप यूं समझ सकते हैं कि यदि बॉडी का शेप मान लीजिए कि सपोज यही रहता, लेकिन साइज यदि हम बड़ा करते जाते, शेप वही है, चूंकि शेप वही है, सिर्फ साइज बड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस की वैल्यूज जो हैं वो मोरलेस वही हैं। ठीक है, डेंसिटीज में फर्क आएगा, यदि हम यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस पे देखेंगे तो उसमें फर्क आता जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था वो तो अभी भी यहां पर 0 है। यानी कि ये चार्ज चाहे कितना भी दूर चला जाए, बॉडी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, सरफेस चाहे कहीं पे पहुंच जाए, यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है ना।
यानी कि इस चार्ज के दूर जाने से या नजदीक रहने से यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जीरो था, जीरो है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जबकि आपका ये कैविटी का चार्ज, ठीक है, और कैविटी सरफेस का चार्ज दोनों मिलकर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बात को, इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन कीजिए कि दिस बॉडी इज गेनिंग ओके साइज एज बिग एज यू कैन एंड स्टिल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो सरफेस, बाहर वाला सरफेस चाहे कितना भी दूर चला जाए, यानी कि उसका इंफ्लुएंस एक तरीके से यहां पर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस रहता ही नहीं है। तो इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? सिर्फ कैविटी के अंदर के चार्ज का और कैविटी के सरफेस के चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी जीरो है, राइट? तो वो तभी पॉसिबल है जबकि ये दोनों इकट्ठे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहे हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे कर रहे हैं तो नेचुरल, और टोटल फील्ड भी जीरो है, ये भी हमें मालूम है कि टोटल इज जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये भी जीरो होगा। तो दिस इज अबाउट द बॉडी पॉइंट, ठीक है। यूजिंग द सेम लॉजिक, सिमिलर लॉजिक, आई लीव इट टू यू, ओके, कि आप सोचिए और अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कीजिए कि यदि हम बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हम कोई पॉइंट ए लेते हैं, और जैसे मैंने यहां पर बी के लिए लिखा है वैसे यदि आप ए के लिए लिखते हैं, ठीक है, और एक अंदर का पॉइंट यहां पर लेते हैं, ठीक है, और उसको मैं सी बोलता हूं, तो सी पॉइंट पे फिर वैसे ही EC इज EC1, EC2, EC3, EC4, ठीक है। ए के लिए EA1, EA2, EA3, EA4, और फिर हम सोचे कि उसमें से क्या जीरो है और क्या जीरो नहीं है। तो यदि मैं सपोज ए की बात करता हूं, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और ए के लिए मैं इसको लिखूंगा। तो लेट्स सी, if I write this for A, EA, तो इसको मैं लिख सकता हूं EA1, EA2, EA3, EA4। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस चार्ज 2। तो ऐसा आप समझिए। तो बाहर के पॉइंट पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि बॉडी का साइज कुछ भी हो, राइट, ये दोनों जो होंगी, यानी कि कैविटी का चार्ज और कैविटी के सरफेस का चार्ज दोनों मिलकर इकट्ठे, दोनों मिलकर बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगी। यानी कि ये जो हमारा 3 और 4 है ये तो आपका जीरो देगा, लेकिन ये जीरो होगा ये नहीं कह सकते हैं। दैट विल डिपेंड अपॉन द टोटलिटी ऑफ द सिचुएशन, हाउ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सिमिलरली यदि हम सी की बात करें, यानी कि कैविटी के अंदर का कोई पॉइंट ले लेते हैं सी और उसकी बात करें, तो क्या होगा? मैं फिर से उस पॉइंट पे आता हूं, सी के लिए आता हूं। तो यदि मैं यही चीज सी के लिए सोचूं, टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट इन द कैविटी, और इसको मैं लिखूं EC1, EC2, EC3, EC4, राइट। तो देखिए, जैसे ये एक सरफेस का चार्ज था QS डैश, है ना, और बाहर का जो चार्ज था वो दोनों मिलकर अंदर बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे, मतलब अंदर यहां पे भी जीरो देंगे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहा कि कैविटी का चार्ज और कैविटी के सरफेस के चार्ज का जो इफेक्ट है बाहर के किसी पॉइंट पे, वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देने का है, ठीक है ना। और उसको प्रूव करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन ली जिसमें हमने कहा कि बॉडी का शेप तो वही है लेकिन साइज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ताकि जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वो इतना दूर चला जाए कि हम उसके इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। और फिर भी टोटल फील्ड यदि यहां पर जीरो है, यानी कि वो सिर्फ कैविटी के चार्ज और कैविटी के सरफेस चार्ज की वजह से है। उसी तरीके से हम बाहर के चार्ज का और सरफेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना शुरू करेंगे। हम प्रूव कर सकते हैं कि उनकी वजह से कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी कि EC1 प्लस EC2 ये जीरो होगा, लेकिन EC3, EC4 वो अगेन डिपेंड करता है सिचुएशन की टोटलिटी पे।
तो हम ये कह सकते हैं, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी ये ओवरऑल सिस्टम है, इस ओवरऑल सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि जो कंडक्टर बॉडी है, उस कंडक्टर बॉडी ने पूरे इस दुनिया को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। एक कैविटी की दुनिया हो गई और एक बॉडी के बाहर की दुनिया हो गई। तो बॉडी का जो आउटर सरफेस पे चार्ज है, और वो क्या कर रहा है, वो बाहर के चार्जेस को नलिफाई कर रहा है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नलिफाई करने का मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नलिफाई कर रहा है, यानी कि अंदर के किसी पॉइंट पे बाहर वाला जो चार्ज है, वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्यू नॉट चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसको सरफेस का चार्ज काउंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा, ठीक है। तो अंदर के पॉइंट के लिए, चाहे वो अंदर कहीं पे भी हो, कैविटी वाला एरिया हो या बॉडी का अपना एरिया हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एस डैश एंड क्यू नॉट इज जीरो। और वैसे ही हम कहेंगे कि जो कैविटी के अंदर चार्ज क्यू है और सरफेस पे जो माइनस क्यू है, ये दोनों मिलकर इकट्ठे करेंगे कि बाहर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर जीरो, लेकिन इनकी अपनी दुनिया जहां पे होगी, यानी कि क्यू और माइनस क्यू की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो जीरो हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही यहां पर क्यू एस डैश और क्यू नॉट की बात करेंगे, उन दोनों की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। So I hope you have understood. This lecture so far needs to be visited again and again, and feel free to discuss your doubts with me. I will just end the lecture here, and I will continue on this theme with some good examples, good problems, conceptual problems in the next part of this electrostatic of conductors.